हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस के 2023 के पेपर को उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया, है ना। कि 19वीं सदी में कौन सा ऐसा, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका कि भाई जुलाई 1830 में हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया था। ठीक है, क्या कदम उठाया। देखिए, पहला तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। हाँ, ये भी सही हुआ था। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। हाँ, ये भी हुआ था। फिर प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। हाँ, ये भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है ना, कि खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ए गुजरात। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जो साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो याद रखिएगा संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैलियों का अध्ययन करने। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 1840 के दशक में मध्य में आयरलैंड में, है ना, किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आलू, है ना। आलू का क्या हुआ था, वहाँ पे फसल खराब हो गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, है ना, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नात्सी, जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें कौन कौन से देश थे, है ना, ठीक है, तो याद रखिएगा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 7 का 3। ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, फ्रांस था और अमेरिका था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई, है ना, किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई। तो याद रखिएगा यहाँ पे उत्पादन का भी हुआ था, रोजगार का भी हुआ था और आय और व्यापार का भी हुआ था। यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ये है 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा, है ना, जो बुनकर थे उसको कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था। तो याद रखिएगा इसमें कि जो कच्चे कपास थे उसको निर्यात बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, निर्यात बहुत ज़्यादा हो रहा था, विदेशों में बहुत मांग हो गया था आपका कपास का, इसी कारण से। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे, है ना। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कपास और धातु। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, है ना।
कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? ठीक है, तो याद रखिएगा चीन। इसका हो जाएगा ऑप्शन दूसरा चीन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रेरणाता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलमागिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है ना? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 13 नंबर। ठीक है, कह रहा है संप्रायता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, उनके नाम है ना? तो यहाँ पे दोनों नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसको संप्रायता को यहाँ बांटा जाता है दो भाग में जो, ठीक है, तो वो कौन कौन से संसाधन हैं? तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर 2, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। चलिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है 14 नंबर में कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है ना? संकट पैदा हो गया है। तो 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, सब हो जाएगा। भूमंडलीय तापमान भी, फिर ओजोन परत अवक्षय भी, और पर्यावरण प्रदूषण भी, है ना? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है ना? कि वन या फिर वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे, है ना, पूछा जा रहा है कि क्योंकि इससे, आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे कि पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, हाँ सही है। जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मुद्रा बनी रहती है, हाँ ये भी सही है। अगला बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है, ये भी सही है। यानी यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, आरक्षित वन। आरक्षित वन। चलिए अगला सवाल 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद, ठीक है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं, है ना? तो याद रखिएगा इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। देखिए घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से होता ही है खराब, रसायनों के अधिक प्रयोग से ये भी होता है क्योंकि सारा जो होता है आपका मिलाया जाता है नदी के पानी में ही। फिर बोला कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से ये भी है ना, कि पानी दूषित हो जाता है। अब देखिए 17 का हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल 18। अगला सवाल है 18 नंबर, कह रहा है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती हैं वे किस फसल के अंतर्गत आती हैं, है ना, कि किस फसल के अंतर्गत आती हैं? तो याद रखिएगा खरीफ फसल, याद रखिएगा इसको खरीफ फसल। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है ना? भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो याद रखिएगा राजस्थान, याद रखिएगा राजस्थान। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, कह रहा है जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है ना? पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। पहला जलाक्रांतता, लवणता या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। याद रखिएगा इसमें से सभी, ठीक है, सभी समस्या पैदा हो गया है। अगला सवाल यहाँ पे है कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में, है ना, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? ठीक है, कि किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लौह अयस्क। ठीक है ना, लौह अयस्क। चलिए अगला सवाल 22 नंबर। अगला सवाल 22 नंबर यहाँ पे है, ठीक है, कह रहा है निम्न में से
किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? ठीक है, आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम। चलिए अगला सवाल 23 नंबर। अगला सवाल 23 नंबर कह रहा वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? जो वायु प्रदूषण होता है उसमें बोल रहा है किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? मानव स्वास्थ्य पर, हाँ। पशुओं पर, हाँ। पौधों पर, हाँ, है ना। वायु प्रदूषण होता है जब तो पौधों पर भी असर तो पड़ता ही है, तो इसमें हो जाएगा सारा ऑप्शन सही। ठीक है, तो चौथा नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? है ना, पूछा रहा है कि कौन सा समृद्ध और ताकतवर ज़्यादा था। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच। इसका हो जाएगा आंसर आपका फ्रेंच। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल 25 नंबर। 25 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया, है ना, तो उनमें किन किन बातों को जोड़ा गया? ठीक है, उनमें किन किन बातों को जोड़ा गया? ठीक है, इनमें किन किन बातों को जोड़ा गया? कि सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, या सरकारी नौकरियों में सिलियों को प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मत को संरक्षण बढ़ावा दिया गया। हाँ, ये तीनों काम हुआ था, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, इनमें से सभी। इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल। अगला सवाल 26 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है ना। जो कार्यपालिका और विधायिका जो बनाता है अपना, उसको अंकुश कौन रखता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर सी, न्यायपालिका। न्यायपालिका, है ना। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, कह रहा पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वह भारत के किस राज्य में स्थित है ना। किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला सवाल 28 नंबर कह रहा सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है ना। जो सामाजिक विभाजन हुआ है तो किसके आधारित पे समानता हुआ है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म पर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, जन्म पर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल 29 नंबर कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है ना। पूछा जा रहा है कि जो इस तरह का सोच रखता है उसको कैसी सोच कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, सांप्रदायिकता, है ना, सांप्रदायिकता। चलिए अगला सवाल 30 नंबर सवाल कह रहा है। 30 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ठीक है, तो शिशु का मृत्यु दर है, पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सबसे कम है? तो याद रखिएगा केरल। याद रखिएगा कि केरल। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहा जाता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार, है ना, भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्रक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो 33 का हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक, है ना। तृतीयक क्षेत्रक जो है वो ज़्यादा उत्पादक क्षेत्रक कहा जाता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल 34 नंबर है। 34 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से
कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मुद्रा। ठीक है, मुद्रा इसको खत्म कर देती है। चलिए अगला 35 नंबर। अगला 35 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां, है ना, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो। ठीक है, क्यों देखिए यहाँ पे अगर आपका ज़्यादा पैसा देके काम करवाना पड़ जाए तो काम ही नहीं करवा पाएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। इसी कारण से वो यहाँ पे श्रमिक जल्दी उपलब्ध हो जाए और कम लागत पर हो जाए, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में, है ना, बोला जा रहा है कि विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? ठीक है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सहायक होता है? क्या रखिएगा? विदेशी व्यापार। ठीक है, विदेशी व्यापार, विदेश में व्यापार होता है ना, जोड़ेगा एक दूसरे के साथ बाजार को। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? है ना, तो पहला कह रहा है क्या? अत्यधिक खाद्य की कमी, हाँ। खाद्यान्नों की जमाखोरी, हाँ ये भी होता है। अगला कह रहा है कि खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट, हाँ ये भी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी की यह रीजन था। चलिए अगला 38 नंबर। 38 नंबर में कह रहा है कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया? है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला शक्तिशाली और प्रभावी। शक्तिशाली और प्रभावी। अगला सवाल यहाँ पे है कि अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है ना, तो रखिएगा वन व्यवस्था। इसका हो जाएगा वन व्यवस्था पर ये आधारित होता है। चलिए अगला सवाल कह रहा लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताओं निम्न में से क्या है ना, तो इसमें हो जाएगा आते इनमें से सभी। सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, ये सारा चीज़ होता है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को मिलता रहे।